हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई पर। और मैं शिवराम सैनी आज आपके पास फिर से लेकर आया हूँ प्रश्न बैंक का एक और भाग। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी लाइनर क्वेश्चंस की। वन लाइनर वाले क्वेश्चंस में आपको छोटे छोटे आंसर्स देने थे। 40 क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके थे। शेष बचे हुए क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, वीडियो को आगे देखें उससे पहले अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर लें जहाँ जहाँ कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले और हमें भी मिल पाए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इकतालीसवां क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ए टू पावर एक्स डी ए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास चर राशि ए के रूप में है और एक्स क्या है, आपके पास अचर राशि है। तो आपको समाकलन इसी फॉर्म में करना है। यदि आपके पास एक्स एक चर राशि ए एक चर राशि और एक्स अचर राशि है, तो जैसे हमने एक्स की पावर एन के रूप में इंटीग्रेशन पढ़ा है, सेम वही फॉर्मूला आपके पास यहाँ लगेगा। अब क्या हो जाएगा, ए टू पावर एक्स हो जाएगा। तो x की जगह पर a आ जाएगा और n की जगह पर x आ जाएगा। तो इसका समाकलन आपके पास x की घात n+1 बटे n+1 होता था, तो सेम यही इसके लिए भी हो जाएगा। तो इसका समाकलन आपके पास जो आएगा वो होगा a टू पावर x+1 और बटे में x+1। ये क्वेश्चंस पीछे आ चुका है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 42वें प्रश्न की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है इंटीग्रेशन √3x² dx। देखो x² है, उस पर रूट लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। बहुत ही ध्यान से समझने की बात है। कह रहा है x² की घात है वो कितनी है, 1/3 है। बाहर आपके पास 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स वो कितनी है, 1/3 है। सिंपल रूट का अर्थ होता है घात कितनी होना, 1/2 होना। लेकिन यदि संख्या 3 लिखे तो 1/2 ना होकर कौन सा मूल है, ये तीसरा मूल है। तो ये मान है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो आप इसे यूँ भी कह सकते हो x की पावर 2/3। अब आप इसके लिए जब समाकलन करेंगे तो वो समाकलन कितना आएगा, ये घात में एक और जुड़ जाएगा। इट मीन्स x की घात है वो 5/3 हो जाएगा, और 5/3 का भाग देंगे तो संख्या उल्टी होकर के गुणा हो जाएगी 3/5। ठीक है, तो ये प्लस में c, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। c यहाँ भी लगाना है भाई, ऊपर वाले में भी, क्योंकि ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है। 43वें की हम बात करें तो इंटीग्रेशन tan² x दे रखा है। तो हम देखो tan² x का सीधा समाकलन होता नहीं है, तो हम tan² x का मान लिखेंगे, वो कितना होता है, sec² x - 1 होता है। तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन sec² का तो इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का कितना हो जाएगा x, और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा tan x - x और प्लस में c। नेक्स्ट की बात करते हैं 44वें में, कहता है log x। देखो log यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इट मीन्स log x की वैल्यूज़ 1 होती है। तो आप 1 का समाकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, x, और प्लस में समाकलन स्थिरांक c जोड़ देंगे। 45वें की बात करते हैं, इंटीग्रेशन tan² 2x - 3 × dx। देखो 43 में और 45 में कोई खास फ़र्क नहीं है, बस किसका फ़र्क है, तो x की जगह पर राशि का फ़र्क है। वो x मानक रूप में है, ये 2x - 3 है। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन हो जाएगा चाहे तो, नहीं तो x के गुणांक का भाग दे दीजिए, वही आपके पास मान हो जाएगा। पहले इसको बदल देते हैं हम sec² 2x - 3 में, क्योंकि सेम उसी प्रकार से होगा जैसे ऊपर 43वां किया है हमने। और अब इसका कर देंगे समाकलन। तो sec² वाले का तो हो जाएगा tan, और जो भी मान है 2x - 3। अब x का गुणांक 2 है तो 2 का भाग भी लगेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस में c। ये आपके पास मान आ जाएगा 45 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में बात करें हम 46वें में, तो देखो 46 में 1/√32 माइनस में 2x² है, तो यहाँ से 2 को बाहर निकाल देंगे। तो 2 बाहर आएगा तो रूट में आएगा, तो हो जाएगा 1/√2, और बच जाएगा आपके पास dx/√16। 16 लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और माइनस में x²। और ये समाकलन है वो किसका है, साइन इनवर्स का। तो 1/√2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/4 होता है। x/a की जगह 4 है तो बटे में 4 आ जाएगा, और प्लस में c। नेक्स्ट 47वें की बात करें तो 47वां है वो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है,
और हमने एक ऐसा मान पढ़ा है कि f डैश x बटे में रूट एफ एक्स हो, तो इसका समाकलन है वो 2 रूट एफ एक्स होता है। तो आप इसे इसी फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रतिस्थापन कर लेना, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको टी स्क्वायर मान लेना और आप फिर इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो आप इसको टी मान करके इसे हल करेंगे तो आपके पास समाकलन जब हल किया जाएगा तो मान है वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा जो हमने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ 2 और एफ एक्स की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में क्या लगा देंगे सी, ये आंसर हो जाएगा। 48वें की बात कर लें तो 48वां है, आप उसे ऐसा लिख सकते हो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर और इसका समाकलन है वो लॉग में होगा 1/2a, ए का मान 6 है और लॉग ऊपर आ जाएगा x माइनस ए का मान 6 और नीचे x प्लस ए, तो प्लस की जगह पर 6, ठीक है, ए की जगह 6 आ गया है और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे 6 गुणा 2 को 12 लिख सकते हैं। 49वें प्रश्न की हम बात करें तो कह रहा है टेन स्क्वायर एक्स प्लस में कोट स्क्वायर एक्स। देखो टेन स्क्वायर का तभी किया था समाकलन, ऐसे ही कोट स्क्वायर का भी हो जाएगा। तो हम इस वैल्यूज को लिखेंगे किस प्रकार से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 और dx। अब समाकलन करेंगे हम, सेक स्क्वायर का तो होता है टेन एक्स, माइनस 1 का हो जाएगा x, कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस में कोट x और माइनस 1 का होता है x। तो फाइनल आंसर कितना आया आपके पास, टेन एक्स माइनस में कोट x और x जुड़ के माइनस के 2x हो जाएंगे और प्लस में c, समाकलन स्थिरांक लगा देंगे हम। तो ये आपके पास 49वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। 50वां प्रश्न है, इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए इंटू डी एक्स का मान लिखिए। देखो सिंपल फॉर्म में 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो सेम वैसा ही यहाँ पर भी आएगा। इस क्वेश्चन 50वें के लिए हम कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास आंसर, आई माना जाए इंटीग्रेशन को तो log x माइनस ए, आप चाहें तो x माइनस ए को t मान के भी हल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसा माना जाएगा ये। ठीक है, सेम बेस्ट का है, x की बजाय x माइनस ए तो x माइनस ए लिख दिया जाएगा, ये log x प्लस सी के रूप में। 51वें प्रश्न की बात करें तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा नाभिलंब के मध्य का क्षेत्रफल लिखिए। आप इस 51वें प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए हम इसके लिए एक डायग्राम बनाएं, जैसा ही दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने 51वें प्रश्न को कुछ इस प्रकार से लिखा। तो ये बनेगा डायग्राम कुछ इस प्रकार से। अब कह रहा है नाभिलंब के मध्य का क्षेत्रफल निकालिए। जो परवलय है वो नाभिलंब क्या होगा, यहाँ पर होता है नाभि से गुजरने वाला आपके पास है जीवा, लंबवत जीवा, तो ये नाभिलंब है। नाभिलंब की लंबाई यहाँ पर देखी जाए तो 4 है, ठीक है, कितनी है 4a, तो ये आपके पास, और यदि a की वैल्यूज निकालेंगे तो 1 होगी यहाँ पर। यहाँ से आप तुलना करके a के लिए यानी नाभि के निर्देशांक निकालेंगे तो नाभि के निर्देशांक आपके पास 1 0 होंगे। तो यहाँ पे x का मान कितना है 1 है, ठीक है। और कह रहा है इस परवलय और नाभिलंब के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको ये एरिया निकालना है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। हमने बताया परवलय सममित होता है अक्ष के सापेक्ष, 11th क्लास में पढ़ा है। तो हम एक ऊपर वाले पार्ट का निकाल लेंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो आपके पास परवलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन, सीमाएं कहाँ से कहाँ लगेंगी, यहाँ x की वैल्यू है वो 0 है और यहाँ तक कितने तक पहुँचना है हमें 1 तक, तो सीमाएं लग जाएंगी 0 से 1। और परवलय का y का मान निकालेंगे हम तो वो हो जाएगा √4x और ये समाकलन कर देंगे, आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल अंश वाला ऊपर वाला भाग आ जाएगा, जितना यहाँ पे ऊपर है इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आएगा। हमें नीचे का भी चाहिए तो इसे दोगुना कर देंगे, तो ये 2 और यहाँ से √4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 को हम बाहर लिख देंगे, बचेगा √x, तो √x का हम क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 और √x का समाकलन कितना होता है भाई, x की घात 3/2 और 3/2 का भाग देंगे तो ये 2/3 बन जाएगा और 0 to 1 सीमाएँ लग जाएंगी, तो हो गया 8/3 और 1 पुट करेंगे तो 1 - 0, तो आंसर आ जाएगा 8/3 वर्ग इकाई, ये आपके पास आंसर होगा। 52वें की बात करते हैं हम, तो 52वें क्वेश्चंस को हम नीचे कर देते हैं सोल्व।
क्या कह रहा है 52वें में, y इक्वल टू रूट एक्स तथा y बराबर x से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर रूट एक्स क्या है, ये परवलय का क्षेत्रफल है। आप वर्ग करोगे तो ये परवलय का समीकरण आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो सेम जैसे पहले बनाया था ना, वैसा एक डायग्राम बनाएंगे हम। ये तो बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स परवलय, और इसमें y बराबर x हम एक रेखा खींच देंगे, तो ये y बराबर x रेखा हमने खींच दी। इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा गया है, तो ये भाग आपको यहाँ से ज्ञात करना है कि परवलय और रेखा के बीच का क्षेत्रफल। तो रेखा परवलय को काटती कहाँ है, पहले तो इसके बारे में पता करना है, यानी ये बिंदु क्या होगा जहाँ पर ये रेखा काटी गई है। इस बिंदु को पता करेंगे हम, ताकि हमारे पास x निर्देशांक आ जाए। तो चलिए पता करने के लिए देखो, परवलय और रेखा के समीकरण को दोनों को हम हल करेंगे। परवलय का जो समीकरण है वो है y इक्वल टू रूट एक्स, और रेखा का समीकरण है y बराबर में x। दोनों को सरल करेंगे, दोनों y के मान हैं, तो रूट एक्स इक्वल टू एक्स, इन्हें हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स। ये जो एक्स है रूट एक्स वाला, वर्क करने पर उसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस का होगा। तो आपके पास यहाँ से एक्स के दो मान आ जाएंगे। कितने कितने आएंगे, एक तो आएगा एक्स बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा एक्स बराबर 1। तो 0 तो यहाँ पर है, मूल बिंदु पे काट रहा है, तो ये दूसरा मान हो जाएगा एक्स बराबर 1 यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, ऊपर वाले भाग में, ऊपर को किसका भाग है, परवलय का, तो परवलय के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र में से रेखा के द्वारा घिरे हुए नीचे वाले क्षेत्र को घटा देंगे तो छायांकित भाग आ जाएगा। तो परवलय से घिरा क्षेत्र माइनस कर देंगे रेखा द्वारा घिरा क्षेत्र, और इसे हम कैसे निकालेंगे, परवलय के लिए सीमाएं 0 to 1, परवलय का y कितना है, रूट x के बराबर है परवलय का y, इसका समाकलन माइनस, रेखा भी सेम 0 to 1 के लिए ही है, और रेखा का y कितना है x, तो dx। बस हमें इन्हें हल करना है, आपके पास मान आ जाएगा। यहाँ से इसका समाकलन तो हो जाएगा, अभी क्या था 2/3 x की घात 3/2, और ये सीमाएं 0 to 1, और माइनस x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2, सीमाएं इसके भी 0 to 1। 1 पुट करेंगे तो पहला भाग तो हो जाएगा 2/3, और दूसरे वाले में रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, घटाएंगे तो 1/6, और गुणा कर देंगे ब्रज गुणन, तो 4 - 3, तो आपके पास मान आ जाएगा 1/6 वर्ग इकाई। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 53वें क्वेश्चन को। 53वें में कहता है y बराबर x बराबर 1 तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है। देखो अभी निकाला था, यही क्वेश्चन सोल्व किया है हमने। y बराबर x ये रहा आपके पास, और x बराबर 1 और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र यहाँ पे निकला हुआ है। ये रेखा है, इसको हमने y बराबर x ही लिया था, और ये x बराबर 1 वाली रेखा है, तो इनके द्वारा घिरा हुआ ये क्षेत्र सेकंड भाग में, रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपके पास 53 का आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। आप उसे सेपरेट लिख सकते हो वहाँ से। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर समीकरण दी गई है। तो 54वां जो क्वेश्चन है वो है आपके पास x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, किसका समीकरण है, वृत्त का। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का रूट, ये y है। अब हमें तो इस वृत्त को बनाएं तो देखेंगे तो ये केंद्र मूल बिंदु वाला वृत्त है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। जब आपके पास x और y घात 1 वाले पद नहीं हो तो वो केंद्र मूल बिंदु वाला ही वृत्त का समीकरण होता है। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण है। यहाँ a वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ तक ये मान हो गया x बराबर a के लिए, और ये 0 के लिए। तो हमने वृत्त के लिए पढ़ा है कि वृत्त जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 हो वो अपने अक्षों के सापेक्ष सममित होता है, तो इसके 4 एक समान भाग बनेंगे। हम केवल एक पहले क्वाड्रेंट का चौथा भाग ज्ञात कर देंगे, उसका 4 गुना कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल आएगा 4 गुना किसका,
मूल बिंदु 0 से लेकर के x बराबर a तक के लिए, तो 0 से a आपके पास सीमा हो जाएगी। यहाँ वृत्त का y लिखेंगे, वृत्त का y होता है a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर का रूट जो हमने निकाल रखा है यहाँ पर, और इंटू dx। अब समाकलन कर देंगे। रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन हमने पढ़ा है, क्या होता है x/2 और रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा x/a, और सीमाएं पुट कर देंगे हम 0 to a। ठीक है, अब हम इसे सोल्व करना चाहेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट्स में जब हम a पुट करेंगे तो ये पहला पार्ट 0 हो जाएगा, और सेकंड वाले में a पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, a से a कट जाएगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो पहले वाले में 0 यहाँ पे रखने से 0 बन जाएगा, सेकंड वाले में साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो आपके पास केवल यही मान बचेगा जो सही होगा, बाकी सभी 0 होंगे। साइन इनवर्स 1 का मान है वो π/2 होता है, तो आपको आंसर मिलेगा πa स्क्वायर और बटे में 4। देखो यहाँ 4 गुणा में था, ये बाहर 4 यहाँ भी रहेगा और 4 यहाँ भी रहेगा, और ये 4 यहाँ भी आएगा, और ये अंदर वाले 4 से गुणा वो कट जाएगा, तो πa स्क्वायर आपके पास आंसर होगा। और सिंपल सा भी हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, पर त्रिज्या यहाँ पर a है तो a स्क्वायर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 55वां प्रश्न। 55 में क्या कह रहा है, एक दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जैसे हमने वृत्त का निकाला है सेम ऐसे ही दीर्घवृत्त का भी निकाला जा सकता है। हालांकि 1 अंक में क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, बड़ा है, सेम इसी प्रकार से सोल्व होगा जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। फिर भी मैंने बता देता हूँ इंटीग्रेशन के रूप में सीमाएं आपके पास जो बनेंगी वो 0 to a बनेगी, और साथ में y के लिए हम बात करेंगे तो हो जाएगा मान रूट a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये y का मान होगा, और b/a बाहर की तरफ मैंने निकाल दिया, इसका 4 गुना कर लेना आप, और ये इंटीग्रेशन। आप जब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास ये जो मान है वो πab के रूप में आएगा, πab वर्ग इकाई। सोल्व करना जैसे यहाँ पे किया गया था 54वें प्रश्न को, ठीक है, वहीं समाकलन है, बस वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं 56 में, तो y इक्वल टू log e की पावर x इक्वल टू 0 तथा x अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, y इक्वल टू log e की पावर x, तो ये x गुणा में आ जाएगा, log e का मान 1 बन जाएगा। इट मीन्स आपके पास समीकरण तो है y बराबर x, और कह रहा है x बराबर 0 तथा x अक्ष के मध्य, x बराबर एक तो है 0 और दूसरा कह रहा है x अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो y बराबर x बराबर 0 के रूप में परिबद्ध क्षेत्रफल तो आपको मिलेगा ही नहीं, कितना मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये काटती है x के ऊपर, 0 के ऊपर ही ये रेखा केवल इसी 0 के रूप में यदि बनाओगे, इसकी समीकरण को आप प्रदर्शित करोगे ग्राफ में तो इस प्रकार से मूल बिंदु पे काटेगी, तो यहाँ के लिए कोई क्षेत्रफल मिलेगा ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान रखना log e की पावर x है तो x गुणा में आ जाएगा, log e का मान 1 बन जाएगा। तो मैंने लिखा है y इक्वल टू x, तो इसकी समीकरण आपके पास रेखा इस प्रकार से बन जाएगी। 57वां क्वेश्चन है y इक्वल टू मोड x तथा x इक्वल टू 0 से x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y इक्वल टू मोड x तथा x बराबर 0 से x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल। y बराबर x को आप जानते हो, तो y बराबर जो मोड x है आप इसे दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एक तो y इक्वल टू प्लस एक्स और दूसरा y इक्वल टू माइनस एक्स। प्लस एक्स तो कब? जब x का मान 0 से बड़ा हो, और ये कब? जब ये 0 से छोटा हो, उस कंडीशन में। तो इसके दो मान बन जाएंगे। तो अब सीमाएं कितनी दी हैं उसने? सीमाएं यहाँ पर दी गई है वो है 0 से लेकर 1, तो ये कैसी है? धनात्मक है। तो यहाँ से आपको धनात्मक वाला भाग ही लेना है, 0 से 1 में ये मान आएगा, नीचे वाला मान काम ही नहीं आएगा। और इस चीज़ को हमने सोल्व किया है, यहाँ पर आया था हमारे पास, ये रहा 0 to 1 x, ये रहा मान, वो उसी का सॉल्यूशन है। तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है? 1/2 आने वाला है। तो 57 का आंसर 1/2 होगा। ठीक है, ऋणात्मक वाला भाग काम नहीं आएगा क्योंकि सीमाएं 0 से 1 में है, धनात्मक है, तो धनात्मक वाले क्षेत्र को ही काम में लेंगे, ऋणात्मक वाली समीकरण काम नहीं आएगी। 58वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स,
के नीचे x बराबर 0 से x इक्वल टू π/2 के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साइन x का आपने कभी ग्राफ देखा हो तो साइन x का जो ग्राफ है वो आपके पास किस फॉर्म में होता है? साइन x के लिए सीमाएं पूछी गई, 0 से π/2 में मान पूछ रहा है, तो ये वैसे भी देखा जाए ग्राफ बनाकर 0 से π/2 के लिए इतना बनता है, π/2 पे 1 बन जाता है मान। तो ये मान आपको निकालना है। तो सीमाएं 0 से π/2 रहेगी और इसके लिए हम समाकलन करेंगे। तो देखो साइन के लिए मान हो जाएगा माइनस का कोस x और 0 टू π/2। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब π/2 इसमें रखेंगे तो पहला मान कोस π/2 0 हो जाएगा और दूसरा वाला कोस 0 का मान 1 बन जाएगा। तो 1 वर्ग इकाई आपके पास इसका मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 58वां क्वेश्चन। 58वें क्वेश्चन में ये 58वां ही था भाई, 57 तो पहले बात कर चुके हैं हम, तो ये 58वां था। 59वां क्वेश्चन देखिए, निर्देशीय अक्ष तथा x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रेखा है और निर्देशीय अक्षों के बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ये 59 देखिए कह रहा है इस प्रकार से आपके पास एक रेखा को रिप्रेजेंट किया। ये रेखा है x/a प्लस में y/b इक्वल टू 1। तो आप इन बिंदुओं को पता कर सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्या कहेंगे इस रेखा के। जब y इक्वल टू 0 होता है तब x का मान कितना मिल जाएगा आपको? a। तो a 0 ये बिंदु होगा और 0 b होगा। तो हम सीमाओं की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगी x बराबर 0 और दूसरी हो जाएगी x बराबर a। तो आप 0 टू a सीमाएं लगा देंगे और यहाँ से रेखा का जो y है, इस रेखा का y यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। b/a तो बाहर और रूट आपके पास कोष्टक में आ जाएगा a माइनस का x। ठीक है, अब इसका हमें समाकलन करना है। बस आपके पास परिबद्ध क्षेत्र आ जाएगा। b/a को आप बाहर छोड़ दीजिए, ax और माइनस में x² 2 और सीमाएं 0 टू a। अब आप इसमें पुट कर दीजिए, a रखेंगे तो b/a और यहाँ पे हो जाएगा a² और माइनस में a² 2 और 0 पुट करने पे 0 ही रहेगा। तो ये a² 2 मिल जाएगा। तो b/a इंटू a² 2 और एक ऐसे एक कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा ab/2। ये परिबद्ध क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। वर्ग इकाई की फॉर्म में लिखना है इसको। 60वें क्वेश्चन की हम बात कर लें तो कह रहा है y बराबर x, x अक्ष एवं कोटियों x बराबर 0 से x बराबर a से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो हमारे पास अभी यहाँ पे मान निकाला गया था 0 टू a फॉर्म वाला, इस 0 से टू a फॉर्म के बीच में आप क्या कर लेंगे, सीमाओं को बदल देंगे। a की बजाय कितना लिखना है आपको, यहाँ पर a लिखना है तो यहाँ a आ जाएगा। फिर जब यहाँ रखोगे इस जगह पे तो a² 2 मिलेगा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, a² 2। ये वर्ग इकाई के रूप में आंसर हो जाएगा 60वें का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61वें प्रश्न की हम बात करें तो कह रहा है सदिश a इक्वल टू j प्लस k को दिशा में, की दिशा में, को लिखा हुआ है, को की बजाय क्या आएगा, की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं हम, हमें चाहिए उसका परिमाण। तो वेक्टर a का हम पहले परिमाण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 यानी √2। तो आपके पास इकाई सदिश ज्ञात हो जाएगा a इक्वल टू वेक्टर a बटे में उसका परिमाण। तो वेक्टर a तो हो गया आपके पास j प्लस में k और इसमें भाग दे देंगे हम √2 का, ये ही आपके पास इकाई सदिश हो जाएगा। 62वें क्वेश्चन की बात करें तो यदि बिंदु a व b के स्थिति सदिश क्रमश के वेक्टर a तथा b हैं तो रेखा ए बी के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा। मध्य बिंदु का स्थिति सदिश पूछा गया है। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, दोनों ही सदिश a और b हैं, उनके मध्य बिंदु को आप निकालोगे तो a वेक्टर का परिमाण प्लस b वेक्टर का परिमाण और बटे में क्या आ जाएगा 2, ये मध्य बिंदु का स्थिति सदिश हो जाएगा। ठीक है, 63वां बात करें हम तो कह रहा है xy तल में x अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। xy तल है उसमें z नहीं होगा तो x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो x अक्ष के साथ 30 का बनेगा तो y के साथ कितने का बनेगा, 60 का बन जाएगा। और z के साथ
90 का बनेगा तो वो मान 0 हो जाएगा। तो देखिए मात्रक सदिश कैसे निकाला जाता है। मात्रक सदिश जो आपके पास होता है वो क्या होता है, कोस अल्फ़ा आई कैप प्लस में कोस बीटा जे कैप और प्लस में कोस गामा के कैप। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, अक्षों के साथ बनाए गए कोण हैं, और कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा को सदिश के दिक् कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तो दिक् कोसाइनों से बनने वाला जो भी सदिश होता है वो इकाई सदिश कहलाता है। तो एक्स वाई तल में आपके पास देखिए एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण तो 30 का है तो कोस 30 हो जाएगा, और जब एक्स अक्ष के साथ 30 का बन रहा है तो वाई के साथ कितने का बनेगा, 90 में से 30 घटा देंगे 60 का, तो ये हो जाएगा कोस 60। और वाई के साथ में वो जेड एक्स के साथ में बनेगा गामा कोण, वो होगा 90 डिग्री का, तो एक कोस 90 के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो एक के कैप, तो कोस 30 का मान है √3/2 आई कैप, और कोस 60 का मान 1/2 जे कैप, और के कैप वाला पद है वो 0 हो जाएगा क्योंकि कोस 90 का मान 1 होता है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। ठीक, किसके लिए आंसर है, ये 63वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मात्रक सदिश यहाँ पे प्राप्त हो गया है। आप चाहें तो उसे ए कैप वगैरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 64वें प्रश्न को कह रहा है 2i - j के समांतर इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसी के समांतर, तो एक ही बात है, जो ऊपर लिखा हुआ है दिशा में या समांतर, तो सेम जैसे 61वां क्वेश्चन हुआ वैसे 64वां किया जा सकता है। सबसे पहले हम 2i - j का परिमाण निकालेंगे। 2i - j का आप परिमाण निकालेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये हो गया √5 इसका परिमाण। तो आप इसका इकाई सदिश निकालेंगे, समांतर इकाई सदिश, तो इकाई सदिश कितना बन जाएगा, अंश में तो आप सदिश लिख सकते हो, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले लिख चुके हैं हम, तो ऊपर तो आ जाएगा 2i माइनस में जे कैप और नीचे इसके परिमाण का भाग दे देंगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। कौन सा है ये, 64वां क्वेश्चन है। 65वें की हम बात करते हैं तो दो सदिश आपको मिले हैं, उनका सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। 65 में सदिश गुणनफल निकालना है, किस किस का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो हमने पढ़ा है सदिश गुणनफल किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो पहले तो आई जे के लिखेंगे पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में पहले सदिश के अदिश घटक लिख देंगे, कितने कितने हैं, 3, 1 और -1, और तीसरी पंक्ति में दूसरे सदिश के अदिश घटक 2, 3 और 1 आ जाएंगे। अब हम इसमें पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख देंगे, तो 1 और प्लस का 3 माइनस में जे, और इसके लिए उपसारणिक का मान होगा 3 प्लस में 2 और लास्ट के कैप, इसकी बात करें तो 3 × 9 और माइनस में 2, सरल करेंगे तो 4 आई कैप और माइनस में 5 जे कैप और प्लस में 7 के कैप, ये आपके पास सदिश गुणन आ जाएगा। 65 का आंसर है ये। चलिए 66 की बात करते हैं। तो 66 में परिमाण पूछा गया है वेक्टर ए का। वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकाल सकते हैं, आई जे और के अदिश घटकों के वर्ग कर दिए जाएंगे, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और -1 का भी वर्ग 1 ही होता है, तो आपके पास परिमाण आ जाएगा √3। 67वें प्रश्न की हम बात करें तो कहता है यदि वेक्टर ए 2i और प्लस में लैम्बडा जे और प्लस में 5 के तथा -i + j + k के परस्पर लंबवत है तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह है वो गलती से लगा हुआ है। तो देखिए दो सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं, जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यूज किसके बराबर हो, 0 के। तो हम दोनों को गुणा कर देंगे, वेक्टर a और वेक्टर b को। तो आई कैप के साथ गुणा होगा तो 2 गुणा होगा -1 से, तो -2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर लैम्बडा गुणा हो जाएगा, यहाँ से जे का गुणांक 1 है तो 1 से लैम्बडा को गुणा करेंगे तो लैम्बडा, 5 को करेंगे 1 से गुणा, के गुणांक 5 और 1 है तो गुणा करेंगे तो 5 और इक्वल टू में क्या होगा 0। तो आपके पास ये वैल्यूज हो जाएगी लैम्बडा +3 = 0, या कहें तो लैम्बडा का मान है वो -3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम 68वें प्रश्न को। क्या कहता है 68 में, कह रहा है वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है तो a + b ज्ञात कीजिए। दो वेक्टर मिले हैं आपको, बस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो a और b के मानों को जोड़ दीजिए, 2i और यहाँ से प्लस में i हो जाएगा 3i। इसके बाद -j और प्लस का j कैप कट के 0 हो जाएगा, तो j कैप वाली स्टेप्स ही नहीं होगी।
2i कैप और माइनस का k कैप, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो प्लस में k कैप आपके पास आ जाएगा। यही मान a प्लस b का होगा। गुणोत्तरवें प्रश्न को देखते हैं। तो यदि सदिश, दो सदिश मिले हैं, समान है, तो x y के मान ज्ञात करो। जब दो सदिश समान होते हैं तो उनके अदिश घटक भी समान होते हैं, तो हम इनकी क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो i के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2 बराबर x, और y के गुणांकों, j के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 3 बराबर में y। ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। 70वें क्वेश्चन को देखिए, अंतिम प्रश्न है ये। यदि a इक्वल टू 2 1 तथा b इक्वल टू माइनस में 5 और 7 है तो वेक्टर ए बी लिखिए। तो देखो ए बी वेक्टर क्या होगा, b का स्थिति सदिश, यानी जो भी बिंदु है b, उस b का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को किससे लिखते हैं भाई, ओ बी वेक्टर से। तो b का स्थिति सदिश क्या बन जाएगा, ओ बी वेक्टर, माइनस कर देंगे a का स्थिति सदिश ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या कहलाएगा, 5i कैप और प्लस में 7j कैप। इसमें से माइनस करना है ओ ए को, यानी 2i कैप और प्लस में j कैप को। तो देखो -5i में से हम 2i घटा देंगे तो माइनस के 7i कैप हो जाएंगे, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, और 7j कैप में से एक j कैप घटा देंगे तो 6j कैप रह जाएगा। तो ये आपके पास मान आ जाएगा ए बी वेक्टर का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास वन लाइनियर क्वेश्चंस। तो वन लाइन के जो क्वेश्चंस थे हमने आज सारे सोल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन से। ठीक है, यदि आपके पास 1 अंक के क्वेश्चंस ना होंगे तो रिक्त स्थानों से संबंधित 1 अंक के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हम बात करेंगे किनके, रिक्त स्थानों वालों के। तो 30 क्वेश्चंस लगभग हमारे पास रिक्त स्थानों की पूर्ति के हैं, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे आपसे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।